नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में जुबिलिएंट फूड वर्क लिमिटेड स्टॉक के बारे में। जुबिलिएंट फूड के नाम से ये स्टॉक एनएससी और बीएससी में लिस्टेड है। आज इस वीडियो में हम इस स्टॉक की डीपली फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले, एक एक्सपर्ट लेवल पे यहाँ पे फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले, साथ में स्टॉक का पूरा डीपली पोस्टमार्टम करने वाले। देखते हैं इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या निकल के आता है और क्या पता कि आने वाले टाइम में स्टॉक में आपको एक जबरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा या फिर यहाँ पे एक जबरदस्त गिरावट होगी। आपको स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या शॉर्ट टर्म में आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कौन सा पहलू आपके लिए सबसे बढ़िया रहेगा। स्टॉक का ये जो स्कोप है वो कैसा रहने वाला है, आने वाले टाइम में स्टॉक की परफॉर्मेंस क्या रहने वाली है, सभी चीजों पे यहाँ बारीकी से बात करेंगे। तो वीडियो जितनी ज्यादा आप देखोगे उतने ज्यादा आपको यहाँ से इंफॉर्मेशन गेन होगी। एक ऐसी फंडामेंटल एनालिसिस यहाँ पे मैं आपको देने वाला हूँ जो आपको आज तक लाइफ में किसी भी वीडियो में देखने को नहीं मिला होगा। ज्यादातर आपने फंडामेंटल एनालिसिस में आपने चार्ट देखा होगा या फिर छोटे मोटे डेटा देखे होंगे, लेकिन यहाँ पे मैं बहुत कुछ यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। तो चलो सबसे पहले स्टॉक की इंट्रोडक्शन से ही हम वीडियो शुरू करते हैं। देखो, अगर स्टॉक का करंट शेयर प्राइस की बात करें तो यहाँ पे 659 रुपए करंट शेयर प्राइस है, साथ में 22 रुपए 90 पैसे के साथ एक जबरदस्त गिरावट हुई है यहाँ पे 1 अक्टूबर को। अगर देखा जाए तो यहाँ पे 3.5% के आसपास एक जबरदस्त यहाँ पे गिरावट हुई है। क्या ये गिरावट आने वाले टाइम में सेम रहने वाला है या फिर एक जबरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम यहाँ पे आपका इंतजार कर रहा है, या आपको बिल्कुल भी सॉर्ट आउट नहीं करना चाहिए? ये तो आपको वीडियो के फंडामेंटल और पूरी जो एनालिसिस बात करेंगे उसके बेस पे आपको पता चलेगा। ठीक है, अब बात करने वाले हैं स्टॉक के लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस की। तो ये स्टॉक लास्ट ईयर 421 रुपए 5 पैसे से चल के 715 रुपए 45 पैसे के आसपास गया था। तो देखा जाए तो यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स को 70-80% का एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिला। अगर स्टॉक में डिविडेंड की बात करें तो कंपनी ने यहाँ पे 0.18% का यहाँ पे डिविडेंड अनाउंस किया है। देखा जाए तो कंपनी डिविडेंड उसी केस में देती है जब किसी भी स्टॉक के अंदर आपको पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग कम देखने को मिलेगी। अगर जिन स्टॉक्स के अंदर आपको पब्लिक इन्वेस्टर्स कूट कूट के भरे हुए मिलेंगे, वहां पे आपको डिविडेंड तो कभी देखने को मिल ही नहीं पाएगा। ठीक है, अगर साथ में स्टॉक के पी रेशियो की बात करें तो जो स्टॉक का जो पी रेशियो है वो यहाँ पे 101.45 के आसपास है। देखा जाए तो स्टॉक के अंदर जो पॉजिटिव मोमेंटम है वो एवरेज से थोड़ा सा ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे आने वाले टाइम में आपको हो सकता है कि एक जबरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम और तेजी देखने को मिल सकती है। ठीक है, अब बात करने वाले हैं कि जो कंपनी है वो कितने ज्यादा प्रॉफिट में है और कितने ज्यादा लॉस में है। कंपनी की जो ऑपरेशनल एक्टिविटी है साथ में जो सेल्स एक्टिविटी है वो कंपनी को कितने ज्यादा प्रॉफिट में लेके आ रही है। तो उसके लिए तो हमें कंपनी का जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है उसी को चेक करना पड़ेगा, साथ में क्वार्टरली रिजल्ट जून 2024 पे एक नजर डालते हैं। अगर कंपनी के रिवेन्यू की बात करें तो यहाँ पे 1093 करोड़ के आसपास कंपनी का रिवेन्यू है। साथ में लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कंपनी यहाँ पे 44% से ज्यादा की ग्रोथ के साथ यहाँ पे खड़ी है। साथ में अगर नेट इनकम की बात करें तो यहाँ पे 55 करोड़ के आसपास है, जो कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 92% की ज्यादा ग्रोथ के साथ खड़ा है। साथ में अगर डिल्यूटेड ईपीएस की बात करें तो 0.85 है, जो लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो उसमें 93% से ज्यादा की ग्रोथ के साथ खड़ा है। साथ में अगर नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 2.89% यहाँ पे नेट प्रॉफिट मार्जिन है, जो कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 33% से ज्यादा की ग्रोथ के साथ खड़ा है। देखा जाए तो क्वार्टरली रिजल्ट काफी जबरदस्त है। कंपनी का रिवेन्यू नियर बाई 2000 करोड़ के आसपास है। ठीक है, देखो कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट होते हैं वो कभी डाउन भी हो जाते हैं, कभी ज्यादा भी हो जाते हैं। हो सकता है किसी पिछले महीने कंपनी थोड़ा सा अच्छा परफॉर्मेंस दे रही हो और हो सकता है अगले महीने कोई बड़ी डील मिल जाए और कंपनी का रुख ही बदल जाए। ठीक है, तो यहाँ पे बिजनेस के अंदर लॉस प्रॉफिट तो चलता रहता है, लेकिन एक चीज हमेशा कंपनी की पॉजिटिव हमेशा होनी चाहिए कि जो उसका रिवेन्यू है वो जरूर पॉजिटिव देखने को मिलना चाहिए। चाहे वो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कम या ज्यादा हो, लेकिन रिवेन्यू के अंदर यहाँ पे ग्रोथ आपको देखने को मिलनी चाहिए। और यहाँ पे जो इस कंपनी का रिवेन्यू है वो नियर बाई 2000 करोड़ के आसपास है। अब इस स्टॉक के थोड़ी सी डिटेल में यहाँ पे डीपली एनालिसिस करने वाले हैं। सबसे पहले स्टॉक की मार्केट कैपिटल को लेके बात करने वाले हैं। जिस हिसाब से कंपनी का शेयर प्राइस है उसके हिसाब से जो इसकी मार्केट कैपिटल है वो काफी वेल सुटेड है। ठीक है, अगर यही शेयर प्राइस किसी पावर सेक्टर का होता तो यहाँ पे मार्केट कैपिटल आपको 1-1.5 लाख करोड़ के आसपास देखने को मिलती, और अगर यही शेयर प्राइस किसी मेटल, एल्यूमिनियम या फिर अलॉय जैसी कंपनियों का देखने को मिलता जो मैन्युफैक्चरर होते हैं, तो यहाँ पे मार्केट कैपिटल आपको 70-80 हजार करोड़ के आसपास देखने को मिलती। और अगर यही शेयर प्राइस किसी ज्वेलरी स्टॉक का होता तो यहाँ पे आपको 10 से लेके 20 हजार करोड़ के आसपास
20,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैपिटल देखने को मिलती। और यही स्टॉक अगर किसी एजुकेशन सेक्टर का होता तो यहाँ पे आपको 500, 600, 700 करोड़ के आसपास मार्केट कैपिटल देखने को मिलती। और यही सेक्टर अगर किसी फर्टिलाइजर या सीड से रिलेटेड होता तो 1500 से लेके 3,000 करोड़ का यहाँ पे मार्केट कैपिटल आपको देखने को मिलता। देखो, मार्केट कैपिटल अगर स्टॉक की ज़्यादा होती है तो वहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग बढ़ जाती है और स्टॉक की परफॉर्मेंस गिर जाती है। और मार्केट कैपिटल किसी भी स्टॉक की गिर जाती है तो वहाँ प्रमोटर्स की होल्डिंग बढ़ जाती है, साथ में लॉन्ग टर्म के रिटर्न वहाँ पे बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब बात करने वाले हैं दो ऐसे की पॉइंट के बारे में जो किसी भी स्टॉक के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। वो होते हैं ROE और ROCE। ठीक है, ROE का मतलब होता है कि भाई रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी का जो रेशियो होना चाहिए वो इन दोनों का, ROC और ROE, इनका जो एक्सपर्ट बोलते हैं कि जो रेशियो होना चाहिए वो 10 से लेके 15 के बीच में तो होना ही होना चाहिए एक अच्छी खासी परफॉर्मेंस के लिए। ठीक है, तो ROE अगर रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो 17 पॉइंट से ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिलता है। 17 पॉइंट यहाँ पे 80 देखने को मिल रहा है, जो इसकी एवरेज से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो यहाँ पे इसका मतलब कह सकते हैं शॉर्ट टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। रिटर्न ऑन कैपिटल की बात करें तो ये 20 रुपए से भी ज़्यादा है, मतलब 33 रुपए 26 पैसे के आसपास है। तो जाहिर बात है कि भाई लॉन्ग टर्म में भी आपको ज़बरदस्त रिटर्न देखने को मिलेगा, बोनस और डिविडेंड भी आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, साथ में अगर इस स्टॉक की बुक वैल्यू की बात करें तो बुक वैल्यू यहाँ पे 32 रुपए 90 पैसे के आसपास है। देखो, ये मुझे सबसे ज़बरदस्त चीज़ लगी स्टॉक के अंदर। शेयर प्राइस चल रहा है 658 रुपए का, लेकिन बुक वैल्यू है 32 रुपए 90 पैसे की। अब बुक वैल्यू क्या होती है कि मान लो जो शेयर की लाइफ टाइम जो भी बाई और सेल है, ठीक है, उसकी जो एवरेज निकल के आती है वो बुक वैल्यू है। मान लो कोई कंपनी 1000 शेयर निकालती है और मैंने 10 रुपए का उसका शेयर प्राइस चल रहा है और 10 रुपए पे उसकी 1000 इक्विटी में से 900 इक्विटी में खरीद लेता हूँ। ठीक है, अब मैंने उसको रख लिया। अब 900 इक्विटी खरीदते स्टॉक दौड़ेगा। ठीक है, 50 रुपए पे भी जाएगा, 100 पे भी जाएगा और 200 पे भी जाएगा। बच गई कितनी? 100 इक्विटी। 200 रुपए तक जाते जाते वो 100 की 100 इक्विटी बिक गई। ठीक है, शेयर प्राइस चल रहा है 200 रुपए का, लेकिन जो उसकी एवरेज होगी वो कितनी होगी? वो 15-18 रुपए के आसपास देखने को मिलेगी, क्योंकि 900 शेयर तो मैंने 10 रुपए पे ही खरीद रखे हैं, तो उसकी एवरेज तो भाई 15-20 रुपए के आसपास ही देखने को मिलेगी। तो ये होता है। तो मैं हो गया प्रमोटर, तो जाहिर सी बात है कि भाई मैं माल को तभी निकालूंगा जब शेयर दौड़ेगा। मैं लॉन्ग टर्म के लिए, क्यों, प्रमोटर लॉन्ग टर्म के लिए ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो देखा जाए तो एक कंपनी की जो सबसे मजबूत रेसिस्टेंस होती है वो उसकी बुक वैल्यू होती है। कोई भी कंपनी अपने शेयर प्राइस को बुक वैल्यू से नीचे नहीं गिरा सकती। अगर उसने उससे नीचे गिरा दिया तो समझ लो कंपनी पूरी तरह से बर्बाद हो गई, कंपनी डीलिस्ट होने की कगार पे आ गई। वहां पे पब्लिक इन्वेस्टर्स का तो भाई पता नहीं, लेकिन FI, DI और प्रमोटर की वहां पे दब की ठुकाई होने वाली है। जिस कंपनी में एक बार प्रमोटर पिट जाते हैं उस कंपनी को कभी प्रमोटर्स नहीं मिलते और वो कंपनी डीलिस्ट होने की कगार पे आ जाती है। और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो मार्केट से उसका नामो निशान ही मिट जाता है। और कंपनी क्या होती है, जैसे डीलिस्ट होने की कगार पे आएगी तो सेबी उसको ASM GSM की लिस्ट में डाल देगा, साथ में उसमें सर्विलेंस प्रोसेस शुरू हो जाएगा। उस कंपनी की हर एक फाइनेंशियल एक्टिविटी को यहाँ पे मॉनिटर किया जाएगा। जब आप कोई शेयर खरीदोगे तो वहाँ पे एक नोटिफिकेशन भेजी जाएगी कि भाई साहब जहाँ पे आप शेयर खरीद रहे हो वो कंपनी ASM GSM की लिस्ट में, साथ में वहाँ पे अंडर सर्विलेंस है, आपका वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। कल को मान लो ये कंपनी डूब जाती है, ये डिलिस्ट हो जाती है, तो आपका सारे शेयर जीरो हो जाते हैं, तो आपको रिकवरी के तौर पे क्या मिलेगा? तो यहाँ पे आपको 2 रुपए पर शेयर रिकवरी देखने को मिलेगी। चाहे वो शेयर आपने 500 रुपए का खरीदा हो, 400 का, 300 का, 600 का, डजंट मैटर, लेकिन यहाँ पे पर इक्विटी आपको 2 रुपए रिकवरी के तौर पे आपको देखने को मिलेगी। देखा जाए तो स्टॉक मार्केट में फेस वैल्यू को कोई कंसीडर भी, ज्यादातर लोग कंसीडर नहीं करते। मान लो आपने शेयर खरीदा 600 650 पे, तो जाहिर सी बात है भाई आप प्रॉफिट गेन करके निकलोगे। तो लेकिन अगर आपको मार्केट में न्यूज का पता चला कि भाई कंपनी डिलिस्ट होने वाली है, तो या तो आप प्रॉफिट लेके वहां से निकल जाओगे या फिर डिलिस्ट होने से पहले पहले थोड़ा सा लॉस लेके वहां से निकल के चले जाओगे। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि मतलब ज्यादातर लोग इसी वजह से, कोई भी मतलब मोस्टली बंदे निकल जाएंगे, फेस वैल्यू तक आने तक कोई इंतजार नहीं करता। तो देखा जाए तो इसी वजह से ज्यादातर लोग रिकमेंडेड नहीं करते फेस वैल्यू को स्टॉक मार्केट में। अब बात करते हैं स्टॉक में आपको शॉर्ट टर्म में कितना रिटर्न मिलेगा और लॉन्ग टर्म में कितना रिटर्न मिलेगा। अगर शॉर्ट टर्म में अलग अलग टाइम पीरियड की बात करें कि यहाँ पे अलग अलग टाइम पीरियड पे आपको कितना कितना रिटर्न मिलेगा, तो स्टॉक को अगर आप 1 वीक के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे आपको कोई भी खास रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा। अगर इस स्टॉक को आप 1 मंथ के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे आपको 1.5% के आसपास रिटर्न देखने को मिलेगा। अगर इस स्टॉक को आप 3 मंथ के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे आपको 14.5% का रिटर्न देखने को मिलेगा। और अगर इस स्टॉक को आप 6 मंथ के लिए होल्ड करते हो तो 44.5% के आसपास रिटर्न देखने को आपको मिलेगा। अगर इस स्टॉक को 9 मंथ के लिए होल्ड करते हो तो 17-17.5% के आसपास रिटर्न देखने को मिलेगा। अब देखते हैं लॉन्ग टर्म में स्टॉक में अलग अलग टाइम पीरियड पे आपको कितना कितना रिटर्न देखने को मिलता है।
1 ईयर की होल्डिंग पे यहाँ पे आपको 21 या 21.5% का रिटर्न देखने को मिल सकता है। 2 ईयर्स की होल्डिंग पे यहाँ पे आपको 7% की नियर बाय रिटर्न देखने को मिल सकता है। 3 ईयर्स में आपको यहाँ कोई खास रिटर्न देखने को नहीं मिलने वाला। अगर आप 4 ईयर्स के लिए यहाँ पे होल्ड करते हो तो यहाँ पे आपको 39-40% का रिटर्न देखने को मिलेगा। और अगर आप 5 ईयर्स के आसपास इसको होल्ड करते हो तो यहाँ पे 146-147% का एक अच्छा खासा रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं एक एवरेज रिटर्न की। तो अगर आप शॉर्ट टर्म में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हो तो 3 से लेके 9 मंथ तक एक अच्छा खासा रिटर्न आप यहाँ पे लेके जा सकते हो। और अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्ट करते हो तो कम से कम 4 या 5 साल के लिए इन्वेस्ट करो, एक अच्छा खासा रिटर्न आप मार्केट से लेके जाओगे। अब बात करने वाले स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में। देखो, होल्डिंग पैटर्न एक की पॉइंट होता है किसी भी स्टॉक में जानने के लिए, भाई स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वहाँ पे लॉन्ग टर्म में रिटर्न मिलेगा या शॉर्ट टर्म में रिटर्न मिलेगा, और किसने कितना कितना माल यहाँ पे दबा रखा है। अगर प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें तो लास्ट ईयर यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग 41.94% थी, जो इस साल 41.94% है। मतलब इसकी होल्डिंग में आपको कोई भी चेंजेस नहीं देखने को मिलने वाला। प्रमोटर यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए बैठे हुए हैं। साथ में अगर डीआईआई की होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पे लास्ट ईयर डीआईआई की होल्डिंग 22.52% थी, जो इस साल बढ़ के 29.89% हो गई। तो देखा जाए तो डीआईआई की होल्डिंग में काफी ज्यादा इंक्रीमेंट आपको देखने को मिला। साथ में अगर एफआईआई की होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पे एफआईआई की होल्डिंग पिछले साल 25.22% थी, जो इस साल घट के 20.39% के आसपास हो गई। तो देखा जाए तो फाइनेंशियल और म्यूचुअल कंपनियों के अंदर जो यहाँ पे होल्डिंग है वो थोड़ी सी गिर गई। साथ में अगर पब्लिक इन्वेस्टर्स की बात करें तो लास्ट ईयर पब्लिक इन्वेस्टर्स यहाँ पे 10.13% थे, जो इस साल गिर के यहाँ पे 7.43% हो गए। देखा जाए तो यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स थोड़े से गिर गए, इसी वजह से कंपनी ने यहाँ पे डिविडेंड अनाउंस किया है। और अगर गवर्नमेंट होल्डिंग की बात करें तो ना ही पिछले साल गवर्नमेंट होल्डिंग थी, ना ही इस साल गवर्नमेंट की कोई होल्डिंग है। अब एक्सपर्ट क्या बोलते हैं कि भाई जो होल्डिंग पैटर्न है वो क्या होना चाहिए। अगर आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हो तो वहां पे मिनिमम जो होल्डिंग पैटर्न होना चाहिए वो 30% 35% तो होना ही होना चाहिए किसी भी स्टॉक में। किस किस का होना चाहिए? प्रमोटर, डीआईआई, एफआईआर और गवर्नमेंट, इन चारों की होल्डिंग मिला के 35% तो होनी चाहिए। अगर इससे कम अगर आपको होल्डिंग मिलती है तो उस स्टॉक में आपको तुरंत निकल के भाग जाना चाहिए, या फिर वहां पे इन्वेस्टमेंट ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहां पे आपको नेगेटिव परफॉर्मेंस मिलेगी और लॉस के अलावा कुछ भी नहीं मिलने वाला। अगर आपको 35% से लेके 50% तक एक अच्छी खासी होल्डिंग मिलती है तो उस स्टॉक में आपको शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में दोनों में एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। और अगर मान लो किसी स्टॉक के अंदर 50% से मान लो किसी भी स्टॉक में मान लो 70% से ज्यादा आपको होल्डिंग मिलती है, किस किस की? प्रमोटर, डीआईआई, एफआईआई और गवर्नमेंट, इन चारों की होल्डिंग मिला के 70% से ज्यादा होल्डिंग अगर आपको देखने को मिलेगी तो वहां आपको शॉर्ट टर्म में रिटर्न कम मिलेगा, लॉन्ग टर्म में वहां पे आपको भर भर के माल मिलने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों ये थी अब तक की सबसे बड़ी अपडेट जुबिलिएंट फूडवर्क्स स्टॉक को लेके और इसकी डीपली फंडामेंटल एनालिसिस को लेके। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। साथ में अगर आप वीडियो पे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि जितनी भी डीपली एनालिसिस करके हम आपके लिए वीडियो लेके आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से अपडेट रहें, अपने आप को अपग्रेड करते रहें। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।